दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज से ठीक 10 साल पहले जब आप भाई को छोड़कर गई थी, तब रूही की सारी जिम्मेदारी भाई पर आ गई थी। भाई बेशक पीते थे, आवाराओं की तरह गलियों में घूमते थे, लेकिन वह हमेशा रूही को खुश रखने की कोशिश करते थे। लेकिन कहीं न कहीं भाई को अकेलापन खाते जा रहा था। भाई का अकेलापन दूर करने के लिए और कोई तो नहीं था उनके पास, तो भाई ने शराब का सहारा लिया। भाई की शराब की लत उनके सारे रिश्तेदारों से नाता तो तोड़वा दिया था। जो शराबी अब तक घर के बाहर तक सीमित थे, अब वह घर के अंदर भी आते थे। भाई के शराबी लोग रूही को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। इस बात को नीरज भाभी ने नोटिस कर लिया था। नीरज भाभी ने यह सारी बातें माँ से बताई। नीरज भाभी हमेशा देखती थी कि पहले करण पूरा शराब में धुत होकर घर लौटता था, लेकिन 2-4 दिन से वह अकेला नहीं, उसके साथ 2-4 लड़के और आया करते थे, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था इनकी सिर्फ शक्ल ही नहीं, इनकी सीरत भी ठीक नहीं है। इसलिए भाभी ने माँ से करण के घर पर घट रही रोज की घटनाओं को बता दिया। माँ ने भाभी की बातों को सुनकर मुझसे कहकर रूही को हमारे घर बुला लिया। जब भाई घर नहीं थे और रूही अकेली घर में रो रही थी, तब मैं उसे लेकर घर आ गया। जब मैं रूही को वहाँ से लेकर आ रहा था, तब मुझे वहाँ नीरज भाभी मिली थी। नीरज भाभी ने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी, अगर करण रूही को लेने तुम्हारे घर तक पहुँच जाए तो रूही को करण के हवाले बिल्कुल मत करना, क्योंकि जिस तरह करण के दोस्त बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हालातों में रूही का यहाँ रहना ठीक नहीं है। मेरे जाने के बाद जब भाई घर पर पहुँचे थे, तो वह वहाँ रूही को ना पाकर हड़बड़ा से गए। उन्होंने सारे मोहल्लों वालों से पूछा, तब नीरज भाभी ने करण को बताया कि रूही यहाँ नहीं है, उसे तो नवीन यहाँ से आकर ले गया। शायद भाई को यह बात रास नहीं आई, और जिस भाई ने हमारे घर में ना आने की कसम खाई हुई थी, तब वह हमारे घर आ गए। जब भाई घर आए थे तो रूही माँ के हाथों में थी। भाई शराब की हालत में माँ से रूही को छीनने लगे। करण भाई की ऐसी हालत को देखकर माँ ने रूही को नहीं छोड़ा। जब माँ ने रूही को नहीं छोड़ा, तब करण भाई ने बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर दी। कहने को तो यह भी कह सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने अपनी माँ पर हाथ उठा दिया और 4-5 थप्पड़ कसकर मार दिया और माँ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे माँ का सर सीधा दीवार से जाकर टकराया और वह बेहोश हो गई। तब तक मैं और शिवम घर नहीं पहुँचे थे, तो माँ को बचाने के लिए आंचल और पापा करण भाई से लड़ गए और हर्षिता ने जल्दी से चलकर माँ को उठाया। लेकिन करण भाई ने आज बदतमीजी की हर सीमा पार कर चुके थे। उन्होंने पापा भर भी हाथ उठाया और पापा से कहने लगे, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ मंगवाने की? तुम होते कौन हो मेरी बेटी को इस तरह घर में रखने वाले? वह मेरी बेटी है और मेरे साथ ही रहेगी, समझा तू? आंचल को धक्का दिया और वहाँ से रूही को लेकर गुस्से में निकल गए। तब मैं और शिवम घर पहुँचे तो माँ और आंचल की हालत देखकर हम घबरा गए। हमने जाते ही पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तभी आंचल गुस्से में बोली, सही किया अनाया और नैना ने जो तुम्हारे उस करण के से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिया। तुम्हारे भाई इसी लायक हैं। तुम्हारा भाई रिश्ते नाते निभाने के काबिल ही नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मिस्टर नवीन कपाड़िया, मैं तुम्हारे भाई को इस तरह बर्बाद कर दूंगी कि वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लायक तक नहीं बचेगा। समझ गए? जिस दिन तुम्हारा भाई अपने दिल के सबसे अजीज चीज़ खो देंगे, उस दिन तुम्हारे भाई को प्यार का असली मतलब समझ में आएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तभी शिवम ने हर्षिता से पूछा, हर्षिता एटलीस्ट तुम तो बता दो क्या हुआ? क्यों आंचल इतने गुस्से में है? माँ के सर पर चोट कैसे लगी? तुम्हारा यह हाल कैसे है? पापा कहाँ हैं? और रूही? उसे तो नवीन यहीं छोड़ कर गया था ना, फिर कहाँ है रूही? हर्षिता ने नवीन और शिवम के आने से पहले की सारी बातें शिवम को बता दी और बताया कि करण भाई बहुत गुस्से में रूही को यहाँ से लेकर निकले हैं। नवीन, शिवम और आंचल तुम दोनों जाकर करण भाई का पीछा करो और पता लगाओ कि भाई कहाँ गए हैं, कहीं वो गुस्से में कुछ गलत कदम ना उठा बैठे। आंचल, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नवीन की इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मैं आंचल कपाड़िया तुम्हारे भाई के पीछे उसकी रखवाली के लिए जाऊंगी? कभी नहीं।
लड़ाई को न आगे बढ़ाते हुए शिवम और हर्षिता करण भाई के पीछे निकल गए और उन्हें ढूंढने लगे। तभी अंदर से आंचल भागती हुई आई। नवीन नवीन, वो पापा ने अपने आप को कमरे में अंदर बंद कर लिया और फांसी लगाने की बात कर रहे हैं। नवीन, फांसी? तुरंत ही शिवम का फ़ोन नवीन पर आता है और शिवम नवीन को बताता है, ना तो भाई अपने घर है ना किसी दोस्त को उनका पता है, और मैंने सारे क्लब्स में भी जाकर देख लिया, लेकिन मुझे भाई कहीं नहीं मिले। अब तो मुझे करण भाई की बहुत चिंता होने लगी है। कहीं वह गिल्ट में कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा लें जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछताना पड़े। तभी नवीन ने उन्हें पुलिस में कंप्लेन करने को कहकर उसके बाद सीधा घर आने के लिए बोल दिया। फ़ोन काटने के बाद नवीन कमरे की तरफ भागा और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। पापा दरवाज़ा खोलिए, पापा दरवाज़ा खोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे? एक बार माँ की हालत तो देखिए, उन्हें इस समय तुम्हारी बहुत ज़रूरत। प्लीज़ डैड, ओपन द डोर। आंचल मन ही मन सोचते हुए, सही है, बुढ़ा मर जाए, एक को तो अपने रास्ते से साफ कर चुकी हूँ, दूसरे का कुछ अता पता ही नहीं है, और रहा तीसरा या बुढ़ा जो यह भी मर जाने वाला है, फिर सारे कपाड़िया मेंशन पर मेरा ही राज होगा। और यह सारी बातें सोचकर आंचल मन ही मन मुस्कुरा रही थी। नवीन ने एक झलक आंचल की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ आंचल तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन इतना नहीं जानता था कि तुम ऐसी परिस्थिति में भी अपने बारे में ही सोचोगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम कभी भी अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगी। और वह फिर से गेट को जोर जोर से पीटने लगा। जब नवीन को कोई और उपाय नहीं दिखाई दे रहा था और नवीन ने आखिर में अपने पिता से कह दिया, अगर आप जिद्दी हैं तो आपसे बड़ा जिद्दी मैं हूँ। अगर आप अंदर फांसी लगाओगे तो मैं बाहर फांसी नहीं लगा सकता। अगर आप अगले 5 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं भी अंदर फांसी लगा लूँगा। इन सब के बीच में नवीन ने अपने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। उसके फ़ोन पर बार बार करण का फ़ोन आ रहा था। शायद आज करण का फ़ोन ना उठाना नवीन पर कल बहुत भारी पड़ने वाला था। हर्षिता और आंचल ज़ोर ज़ोर से गेट को बजा रही थी और पापा से दरवाज़ा खोलने की मिन्नतें कर रही थी। उधर करण भाई का मुझ पर कई बार फ़ोन आया, लेकिन मैंने एक बार भी अपने फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे नहीं पता था कि करण भाई के फ़ोन की तरफ ध्यान न देकर मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। जब पापा बाहर नहीं निकल रहे थे तो मैंने झूठी फांसी लगाने का ड्रामा किया। तब जाकर कहीं पापा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते हर्षिता ने पापा से बहुत लड़ाई की। हर्षिता, आपको क्या लगता है आपके फांसी लगा कर मर जाने से करण भाई सुधर जाएंगे, या आज जो हुआ है क्या वह बदल जाएगा? ना तो आज जो हुआ है वह बदलेगा, और ना जो कल होगा ना वह बदलेगा। चले जाएंगे तो सिर्फ आप हम लोगों को छोड़कर। आपके जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकेगी। बस आप नवीन के सर से पिता का साया, माँ के सर से पति का साया और हमारे सर से एक अंकल का साया ही छीन लेंगे, और आपके जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस रह जाएंगी आपकी यादें। तो आप क्या सोचकर फांसी लगाने वाले थे? हर्षिता बेशक बातों को घुमा फिरा कर कह रही थी, लेकिन उनका मतलब बिल्कुल सटीक था। हर्षिता को बहुत समझाने के बाद पापा ने हर्षिता से माफ़ी मांगते हुए कहा, आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कभी कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। जब मैंने अपने फ़ोन की तरफ ध्यान दिया तो मैंने उस पर देखा करण भाई की 7 मिस कॉल थी, और जैसे ही नेट खोला तभी व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आया हुआ था। जैसे मैंने उसे चलाया तो वॉइस नोट से करण भाई की आवाज़ आनी शुरू हुई। नवीन, आज तुमने मेरी बेटी को बिना मेरी इजाज़त के अपने घर ले आए, और वहाँ मैंने माँ पापा का हाथ उठाया। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका गुनहगार मैं नहीं हूँ। अगर कपाड़िया रिसोर्ट में जो कुछ भी हुआ था और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे कपाड़िया मेंशन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम लोगों की आंख निकाल लूँगा, समझ गए? अगली सुबह आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल था। सब खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तब आंचल अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। मैंने आंचल से 2-3 बार खाना खाने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी एक बार भी बात नहीं सुनी। मैंने जैसे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाया तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी। नवीन, यह सब क्या कह रही हो आंचल? तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। मैं जानता हूँ कल की बातों का तुम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है,
लेकिन आंचल, अगर हम ही कल के सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे तो माँ बाबा को कौन संभालेगा? आंचल, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी, बात बदलते हुए नवीन से कहा। अगर कुछ और सोच रही थी तो बाद में सोच लेना, फिलहाल खाना खा लो। लगभग सब ने नाश्ता कर ही लिया था, तभी नीरज भाभी का नवीन पर फ़ोन आया। भाभी ने बताया करण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसका बीपी बिल्कुल लो हो चुका है, जल्दी से किसी डॉक्टर को लेकर आओ और उसका इलाज कराओ। नीरज भाभी की आज सारी बातें सुनकर हमसे कोई भी करण भाई से मिलने को अपने आप को नहीं रोक पाया। हम अपनी फैमिली डॉक्टर को लेकर करण भाई के घर पर पहुंच गए। डॉक्टर ने करण भाई को 2 इंजेक्शन लगाए और कुछ मेडिसिन्स लिख कर दी और उसके बाद डॉक्टर के वहाँ से चले गए। डॉक्टर के वहाँ से जाते ही दरवाजे पर द्वारा किसी ने दस्तक दी। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वहाँ गोइंका इंडस्ट्री का मैनेजर खड़ा हुआ था। वह भाई से कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर पर साइन कराने आया था और उन पेपर्स पर करण भाई के पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा की साइन भी होने ज़रूरी थी। भाभी, आपको याद तो होगा ही, जब आप घर छोड़कर गई थी उस टाइम पर भाई एक डील को क्रैक करना चाह रहे थे, लेकिन भाई ने उस डील को बीच में ही छोड़ दिया। वो मैनेजर कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने आया था। जब से करण भाई ने माँ बाप पर हाथ उठाया था, मैं करण भाई से बात भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो पेपर शिवम को देते हुए कहा कि करण भाई से इन पेपर को तुम साइन करवा लो। लेकिन शिवम ने भी करण भाई से बोलने और बात करने से साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने भी कह दिया था कि मैं साइन नहीं करवाने जाऊंगा। इस मौके का फ़ायदा आंचल ने उठा लिया। आंचल ने मेरे हाथ से पेपर छीनते हुए कहा, इन पेपर्स में मैं साइन करवा कर लाती हूँ। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कल तक आंचल उन्हें बर्बाद करने की बात कह रही थी और आज ये उनके पास जाने और साइन करवाने के लिए तैयार है। फिर आंचल पेपर्स को लेकर भाई के कमरे की तरफ चली गई और यही हो गई हमसे सबसे बड़ी गलती। आंचल ने उन पेपर्स के बीच में पूरी कपाड़िया फैमिली की प्रॉपर्टी के पेपर भी रख लिए और उन पर साइन करवा लिए, करण भाई से भी और मम्मी पापा से भी। लेकिन आंचल ने हमसे किसी से भी यह नहीं बताया था कि अब सारी प्रॉपर्टी आंचल के नाम हो चुकी है। उसने सही वक्त आने का इंतजार किया और मौका देखते ही अपना दांव खेल लिया। अभी तक तो करण भाई को होश नहीं आया था कि उसके घर में कौन है कौन नहीं है, लेकिन जब करण भाई ठीक हो गए तो उन्होंने देखा कि सारी कपाड़िया फैमिली उन्हीं के घर में है, तो वह आग बबूला हो गए। उन्होंने सबको घर से बाहर निकल जाने की धमकी दी। उस दौरान उन्होंने आंचल पर हाथ उठा दिया। जब भाई फिर से वही गलती कर रहे थे तो जो उन्होंने कुछ दिनों पहले की थी, तो उन्हें देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मेरी और भाई की लड़ाई बच गई और हमारी लड़ाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। मैं नहीं अपने आप को शांत करते हुए भाई से साफ साफ कह दिया, आज के बाद अगर आप मर भी जाओगे ना तो तुम्हारी चिता को आग देने तक नहीं आऊँगा मैं, समझ गए। लेकिन करण भाई को तो पता नहीं किस चीज़ का भूत सवार था। उन्होंने माँ बाप को धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर के बाहर और जाकर रहो अपने उस कपाड़िया रिसोर्ट में। और दूसरी बार जब भाई आंचल को धक्का देने वाले थे, उससे पहले आंचल ने भाई का हाथ पकड़ा और उन्हें उल्टा कसकर एक थप्पड़ मार दिया और बोली, नालायक, बदतमीज, कम अटकल, घर की मालकिन को घर से बाहर निकालने का तू, मैं चाहूँ तो तुझे अभी घर से बाहर निकाल रख सकती हूँ, समझा? तो तुझे क्या लगता है उस दिन तेरे पास जाकर जब साइन करवा कर लाई थी तो तेरे सामने इतनी क्यों गिड़गिड़ाई, पागल लगती थी क्या तुझे मैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल के साथ साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स किसने कराए थे और उस हिसाब से इस घर की नई मालकिन मैं हूँ, आंचल, नवीन कपाड़िया, समझा तू? करण, यह क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, मैंने किसी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन नहीं किए। आंचल, साइन तुमने ही नहीं तेरे माँ बाप ने भी किए हैं। कभी तुम ये सोचते हो कि यह प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से गई हो और दूसरी कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो? तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम है और किसी के नहीं। इस कपाड़िया फैमिली और इस कपाड़िया प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन आंचल, नवीन कपाड़िया। इतना कहने के बाद आंचल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हंसते हंसते आंचल अचानक से बेहोश हो गई। सबको ऐसा लग रहा था इतनी सारी
प्रॉपर्टी पाने के बाद आंचल बौखला गई है, इसी वजह से वह बेहोश हो गई है। लेकिन जब डॉक्टर ने आंचल का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आंचल माँ बनने वाली है। अभी तक जो कुछ भी हुआ था उस सब को भुलाकर आंचल को बधाइयाँ देने लगे। जब सब आंचल को बधाइयाँ दे रहे थे तभी डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि आंचल की प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हैं। उसके लिए हमें आंचल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आंचल अपना बच्चा खो सकती है और उसकी जान खतरे में भी जा सकती है। इसके लिए हम सब इस प्रॉपर्टी वाली बात को भुलाकर आंचल का ख्याल रखने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं करण को यह बात रास नहीं आई कि अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन एकलौती आंचल है। करण ने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए वह सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा कर ही रहेगा, बेशक उसके लिए थोड़ा वक्त लगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ था। पंडित जी ने आज के लिए आंचल की गोद भराई का मुहूर्त निकाला था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सिर्फ करण और शिवम को छोड़कर। शिवम को भी इस बात का मलाल बहुत आ रहा था कि उसने आंचल का हर अच्छे बुरे काम में साथ दिया, और जब आंचल इस घर की मालकिन बन गई है तो शिवम के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि उसने कभी सीधे मुँह शिवम से बात तक नहीं की। धीरे धीरे गोद भराई की रस्म पूरी हो गई और जब आंचल अपने कमरे में जा रही थी तो करण भाई और आंचल की सीढ़ियों पर मुँह जोरी हो गई। हम सब रिश्तेदारों के जाने का प्रबंध कर रहे थे, इसलिए हम में से किसी का भी ध्यान आंचल और करण भाई पर नहीं गया। थोड़ी ही देर में आंचल और करण भाई की लड़ाई शुरू हो गई। उसमें आंचल का पैर सीढ़ियों से फिसल गया और आंचल पेट की तरफ से जमीन पर आ गिरी। आंचल का चीख सुनकर हम जैसे उसकी तरफ मुड़े, जमीन पर पड़ी रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने आंचल को जमीन से उठाया और तुरंत हॉस्पिटल में लेकर आई। डॉक्टर आंचल को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। लगभग 1 घंटे बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आंचल ने अपना बच्चा खो दिया है और अब आंचल कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसे माँ बनने का सुख अब कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर कभी भी दवाई से या इलाज करवाने से आंचल प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसकी प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन होगी, फिर वह प्रेगनेंसी एंड तक नहीं पहुंच पाएगी। इस खबर को सुनकर मैं तो बिल्कुल टूट सा गया था, लेकिन माँ के बहुत समझाने पर मैंने अपने आप को संभाला। माँ ने मुझसे कहा था, अगर मैं ही टूट जाऊंगा और मैं ही बिखर जाऊंगा तो आंचल को कौन संभालेगा। जब आंचल को पता चला कि उसका मिसकैरेज हो गया है तो आंचल की हालत बिल्कुल अचमेरे इंसान जैसी हो गई थी, लेकिन मैंने आंचल को बहुत संभालना। जब आंचल कुछ दिन बाद इस सदमे से बाहर आई तो उसने सबसे पहले करण भाई को भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आंचल का मिसकैरेज होने में करण का भी हाथ था। आंचल करण से, तुम हमेशा से यही चाहते थे ना कि मेरा बच्चा इस दुनिया में ना आए, तो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई करण। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी माँ अपने दिल से किसी को बद्दुआ दे दे तो उसे भगवान भी नहीं टाल सकते। और आज मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। जिस तरह मैं अपने बच्चे के लिए तड़पती हूँ उसी तरह तुम भी अपनी बेटी के लिए तड़पोगे। जिस तरह मेरा बच्चा मेरे पास आकर मुझसे दूर चला गया, उसी तरह तुम्हें भी कभी बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और इतना कहने के बाद आंचल ने करण को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। करण भाई को घर से गए पूरा 1 महीना बीत गया था और करण भाई का कोई अता पता नहीं था। आंचल को आज भी अपने बच्चे की याद बहुत सताती थी, इसलिए उसने मुझसे फिर से बच्चा करने की मांग की। लेकिन वो नहीं जानती थी कि डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा था। अगर मैं आंचल को उसी वक्त सच्चाई बता देता तो आंचल रही सही भी टूट जाती, लेकिन जिससे आंचल को कभी ना पता चले। मैंने आंचल को डांटते हुए झूठ बोल दिया, जब तुमने मेरे भाई को घर से बाहर निकाल दिया तो मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए कैसे मान जाऊं। तुम्हारी वजह से आज मेरे भाई का कोई अता पता भी नहीं है। क्या तुम्हें जब नहीं पता था कि हम दोबारा बच्चा कर सकते हैं, फिर भी तुमने मेरे भाई को इस तरह की बद्दुआ दी। आंचल ने मुझसे दूसरा बच्चा पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही हमेशा बहाना लेकर कभी आंचल से नज़दीक नहीं गया। मेरे बार बार ना करने पर आंचल ने भी वही किया जो करण भाई ने किया था। वह दोनों में फ़र्क इतना था कि करण भाई ने माँ बाप पर हाथ उठाया था तो आंचल ने माँ बाप को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा, कैसे बेटे को जन्म दिया है तूने जो एक औलाद पैदा नहीं कर सकता। जो मर्द अपनी बीवी के पास आने में भी कतराता है वह अपनी
ज़िंदगी में क्या ही कर सकता है। आंचल मुझे उकसाने की सोच रही थी कि मैं और आंचल के या सारी बातें सुनूं और दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन मैंने माँ बाप को इशारा कर दिया था, कुछ भी हो जाए आप आंचल को सच नहीं बताएंगी। जब वो कुछ नहीं बोल पाई तो आंचल ने उन्हें घर से निकाल दिया। माँ बाप के जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद मुझ पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मुंबई ब्रांदा में तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया। हमने तुम्हारे भाई को, उसकी बेटी को मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। और उसके तुरंत बाद फ़ोन कट गया। मैंने कई बार दोबारा फ़ोन मिलाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं तभी मुंबई के लिए निकल गया। लगभग 8 घंटे बाद मैं मुंबई पहुंच गया। मैं वहां जब सिटी हॉस्पिटल में पहुंचा तो मैंने वहां देखा भाई का एक हाथ एक पैर टूट गया और सर में बहुत गहरी चोट आई है और रूही और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब प्रेजेंट में भाभी इतना सब कुछ हो गया। पिछले 10 सालों में सारा परिवार बिखर गया। अब आप इस परिवार को आप ही संभाल सकती हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।